हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज लिटरेरी टर्म्स की क्लास है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी के 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस सब में लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इंग्लिश स्टूडेंट है या इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इंग्लिश के टीचर के लिए, उसके सभी पोर्शन में किसी भी एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के 2, 4, 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 में भी कई सारे क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स से पूछा हुआ था। इवन उसमें तो बहुत हार्ड जो है लिटरेचर के क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे। तो आइए आज की क्लास में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, जैसे हो गया कैथारसिस, कैकोफनी, काफ डाइम, क्लाइमेक्स, ऐसे ही एंटी क्लाइमेक्स, कैरिकेचर, एपीलॉग, प्रोलॉग, एपिथेट, एपिटैफ और क्या है एपिग्राम। उसके बाद है इंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट। ये क्या होते हैं? ये सारे लिटरेरी टर्म्स आज के हम वीडियो में कवर करेंगे। 20 लिटरेरी टर्म्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इससे भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिटरेरी टर्म्स से। तो फर्स्ट लिटरेरी टर्म है प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रोलॉग होता है, प्रो मीन्स पहले, किसी भी जगह पे पहले आने वाला जो होता है वो प्रो का मीन्स ही क्या हो गया? प्रो मीन्स हो गया बिफोर। प्रो मीन्स बिफोर वर्ड, बिफोर वर्ड। इट मीन्स कि किसी भी टेक्स्ट के या किसी भी स्टोरी के पहले जो आता है और उसके बारे में उसके बाद आने वाली चीज़ों के बारे में शॉर्ट में डिफाइन करता है, दैट इज नोन एज प्रोलॉग। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रोलॉग क्या होता है। प्रोलॉग देखते हैं। प्रोलॉग मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर वर्ड या पहले आने वाला। तो द प्रोलॉग फ्रॉम ग्रीक प्रोलोगस। प्रोलॉग जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। ग्रीक भाषा के किस वर्ड से लिया हुआ है? प्रोलोगोस। इसका मतलब होता है बिफोर वर्ड। इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी। प्रोलॉग क्या होता है? किसी स्टोरी के स्टार्टिंग में आता है 2-4 लाइन में, जैसे कह सकते हैं कि समरी या थीम जो होता है, दैट इज नोन एज कह सकते हैं प्रोलॉग। तो इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी दैट इस्टेब्लिशेज द सेटिंग एंड गिव्स बैकग्राउंड डिटेल्स, दैट इज नोन एज प्रोलॉग। या छोटे क्लास में हम लोग लिखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया इज एज लाइक प्रोलॉग। सेंट्रल आइडिया क्या हो गया? एज लाइक प्रोलॉग। मीन्स किसी स्टोरी को प्रारंभ होने से पहले उसके बारे में ब्रीफ में, उसके पहले ही एक डिटेल या उसकी बैकग्राउंड, उसकी सेटिंग के बारे में जानकारी देना ब्रीफली, दैट इज नोन एज प्रोलॉग। जैसे है अ चौसर्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इंट्रोड्यूसेस ऑल हिज कैरेक्टर्स और पिलग्रिम्स इन ड्रामेटिक डिटेल्स बिफोर ईच ऑफ देम टोल्ड देयर स्टोरी। अब जैसे कैंटरबरी टेल्स है, अब प्रोलॉग है। कैंटरबरी टेल्स एक प्रोलॉग है जो कि जॉफ्री चौसर का है। उसमें क्या है, उनके कुल 29 या 24 जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरी बताने से पहले ही उनको पहले ही स्टार्टिंग में सबको अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया गया, उनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि ये यहाँ से है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, दैट इज नोन एज प्रोलॉग। मतलब किसी स्टोरी को प्रारंभ होने से पहले उसके सारे कैरेक्टर, प्लॉट और थीम के बारे में ब्रीफ में बता देना, दैट इज नोन एज प्रोलॉग। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्या है? एपीलॉग। प्रोलॉग का ठीक अपोजिट होता है एपीलॉग। प्रोलॉग क्या हो गया? बिफोर। प्रोलॉग था बिफोर वर्ड और ये क्या होता है? एंड ऑफ द स्टोरी। मीन्स एपीलॉग क्या होता है? इन फिक्शन अ शॉर्ट सेक्शन आर चैप्टर दैट कम्स आफ्टर द कंक्लूजन। जो कि किसी चैप्टर या फिक्शन मतलब होता है स्टोरी या जो कि काल्पनिक स्टोरी है, दैट उसके कंक्लूजन के बाद या अंत में जो आता है, लास्ट में जो ब्रीफ में हो उसके बारे में कि कंक्लूजन क्या निकला, दैट इज नोन एज एपीलॉग। इन फिक्शन अ शॉर्ट सेक्शंस आर और चैप्टर दैट कम्स आफ्टर द कंक्लूजन
tying up loose ends and often describing what happens to the characters after the resolution of the conflict। मतलब जो सारे ऑल ओवर स्टोरीज का कंक्लूजन बताता है और दिखाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में लास्टली हुआ क्या, तो दैट इज नोन एज क्या, एपीलॉग। जैसे बोलते हैं ना कि इसका सार क्या है या अंत में इसका मतलब क्या निकला, तो दैट इज नोन एज एपीलॉग। अगला देखते हैं, अगला है एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस आर थिंग यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज। एपिथेट जो होता है किसी वर्ड को एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, किसी को डिफाइन करने के लिए किसी फ्रेज का यूज़ करना, किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, दैट इज़ नोन एज एपिथेट। किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए जब उसके पहले आकर किसी वर्ड या फ्रेज का यूज होता है, दैट इज नोन एज एपिथेट। अगला देखते हैं एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है? एपिटैफ आर वर्ड्स दैट इज रिटन ऑन द टर्म ऑफ या इंस्क्राइब्ड ऑन द टर्म ऑफ डेथ पर्सन। मतलब कि किसी के मेमोरी में किसी की यादगार में लिखे हुए उसकी समाधि पे जो शब्द लिखे जाते हैं, जो लाइंस लिखी जाती हैं, दैट इज नोन एज एपिटैफ। एपिटैफ क्या हो गया, डिटेल देखते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, तो वे शब्द जो कि टॉम पर लिखे गए होते हैं, जैसे शेक्सपियर की जो टॉम बनी थी, उन्होंने अपने पे उनके पे कुछ लाइन लिखे हुए थे, पत्थरों पे इंस्क्राइब्ड किया गया होता है, लिखा गया होता है उनकी मेमोरी में, दैट इज नोन एज एपिटैफ। एपिटैफ इज अ शॉर्ट टेक्स्ट ऑन अ टॉम्बस्टोन ऑनरिंग टू डेड पर्सन। मतलब मृत पर्सन के या जिसकी डेथ हो गई है उसकी समाधि पे लिखे गए उसके सम्मान में जो शब्द होते हैं या जो वाक्य होते हैं, दैट इज नोन एज एपिटैफ। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिटैफियोस दैट मीन्स फ्यूनरल और ओरेशन। ये ग्रीक भाषा के एपिटैफियस वर्ड से लिया गया शब्द है, जिससे जो एपिटैफ है वो एपिटैफियस वर्ड ग्रीक के एपिटैफियस वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है फ्यूनरल या ओरेशन। और एपिटैफ क्या डिस्क्राइब करता है, क्या होता है? वो किसी डेड पर्सन के टॉम पे जो वर्ड लिखे गए होते हैं उसके सम्मान में, दैट इज नोन एज एपिटैफ। आगे देखते हैं, आगे है कियास्मस क्या होता है। अब देखते हैं कियास्मस क्या होता है। कियास्मस क्या होता है? किसी फ्रेज का या किसी क्लॉज का या किसी सेंटेंस के वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करके, अपोजिट में यूज़ करके और रिपीट करना ही क्या कहलाता है? कियास्मस कहलाता है। जैसे कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, यदि कोई सेंटेंस है और उसी के सारे वर्ड को अपोजिट करके और फिर उसी को रिपीट कर दिया गया, दैट इज नोन एज कियास्मस। आइए देखते हैं कियास्मस क्या होता है। कियास्मस इज अ रिहेटोरिकल डिवाइस। ये भी एक लिटरेरी टर्म्स है। इन विच 2 और मोर क्लॉजेस आर बैलेंस्ड। मतलब एक या दो से अधिक क्लॉजेस एक साथ बैठाए जाते हैं, लिखे जाते हैं अगेंस्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बाय द रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। एक आर्टिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एक सेंटेंस है, ही गोज टू दिल्ली। अब दिल्ली ही गोज टू, उसका उसी को अपोजिट कर देना, दैट इज नोन एज क्या? कियास्मस। जैसे आगे देखते हैं क्या हुआ है। विच 2 और मोर क्लॉजेस आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर बाय द रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उसी पहले ही फ्रेज के या पहले ही क्लॉज के स्ट्रक्चर को रिवर्स करके, उसी सेम वर्ड्स को बस रिवर्स करके अपोजिट में लिख दिया जाता है और एक दूसरा क्लॉज क्रिएट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्या? कियास्मस। जैसे है वी लिव टू डाई, ये एक क्लॉज हो गया, वी लिव टू डाई बट डाई टू लिव। अब इसी पहले वाले क्लॉज को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसी पहले वाले क्लॉज को कंजंक्शन बट के बाद फिर से रिपीट कर दिया गया है, उसको रिवर्स करके डाई टू लिव। वी लिव टू डाई, हम जीवन लेते हैं मरने के लिए, बट डाई टू लिव, लेकिन फिर मर जाते हैं जीने के लिए या दूसरा जीवन पाने के लिए। तो क्या है
यहाँ पे एक ही फ्रेज का या क्लॉज का क्या है, रिवर्सल कर दिया गया है उसके वर्ड का और उसके अगेंस्ट में सेट कर दिया गया है, दैट इज नोन एज कियास्मस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नेवर लेट अ फुल किस। ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हो गया, अब और से जुड़ा है और फिर इसी का रिवर्स कर दिया गया है, इसी के वर्ड को क्या कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया और इसके अगेंस्ट लिखा गया, अ किस फुल यू। नेवर लेट अ फुल किस यू, अ किस फुल यू, मतलब वर्ड को पजल्ड कर देना, एक क्या कर देना, अपोजिट लिख के और उसी के साइड में साइड बाय साइड क्या कर देना, एक क्लॉज के रूप में लिख देना, दैट इज नोन एज कियास्मस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है कार्प डाइम। कार्प डाइम मतलब होता है सीज ऑफ द डे, कार्प डाइम मीन्स सीज द डे। तो कार्प डाइम को देखते हैं, इट इज़ अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स सीज द डे। द स्पीकर इन द कार्प डाइम पोएम emphasizes that life is short। मतलब कार्प डाइम पोएम जो होती है उसमें जो स्पीकर होता है या जो वक्ता होता है वो इस बात पे इम्फेसाइज करता है, इम्फेसाइज इन द सेंस कि वो इस बात पे हमेशा बल डालता है या फोर्सफुली इस बात को कहता है कि लाइफ इज शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग, और समय बहुत तेजी से भाग रहा है, सो मेक द मोस्ट प्रेजेंट प्लेजर। जीवन क्या है, बहुत छोटा है और समय जो है बहुत तेज़ी से भाग रही है, इसलिए अपने प्रेजेंट को हमेशा हैप्पी बनाइए, दैट इज़ नोन एज, जहाँ पे ऐसा भाव निकलता है कि समय हमारा बहुत कम है, हमारे पास समय, जीवन बहुत कम है और समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, दैट इज़ नोन एज कार्प डाइम। अगला देखते हैं, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, टर्निंग डाउनवर्ड, टर्निंग डाउनवर्ड कह सकते हैं या स्टेयर डाउन कह सकते हैं। दूसरे तरीके से ये क्या होता है, एक तरीके से एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स भी कहीं कहीं इसको कह सकते हैं, मतलब एंटी क्लाइमेक्स जैसा सेंस देता है, कैटास्ट्रॉफी भी वैसा है। ये क्या है, बस एंटी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स से यानी पिक पॉइंट से धीरे धीरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और इसमें क्या है, द टर्निंग डाउनवर्ड ऑफ द प्लॉट इन क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी में किसी प्लॉट का टर्निंग डाउनवर्ड जो है, दैट इज नोन एज कैटास्ट्रॉफी। बाय ट्रेडिशन द कैटास्ट्रॉफी अकर्स इन द फोर्थ एक्ट। अब इसमें क्या दिया गया है कि ये परंपरागत क्या है, कैटास्ट्रॉफी जो है किसी भी प्ले के फोर्थ एक्ट में आता है, ऑफ द प्ले आफ्टर द क्लाइमेक्स। किसी भी प्ले के फोर्थ एक्ट में क्लाइमेक्स मतलब जो पीक होता है, क्लाइमेक्स मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है। क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है ऐसे स्टेयर अप, यानी कि ये क्लाइमेक्स हो गया। तो किसी भी प्ले के, ट्रेजेडी के क्या है, फोर्थ एक्ट में जो पिक पॉइंट या क्लाइमेक्स से जो डाउनवर्ड की तरफ आता है स्टोरी, दैट इज नोन एज क्या, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अगला देखते हैं, क्लाइमेक्स क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे एक सर्टेनिटी क्या है कि किसी भी ट्रेजेडी के या प्ले के फोर्थ एक्ट से डाउनफॉल होना, दैट इज नोन एज क्या, कैटास्ट्रॉफी। और एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, पिक पॉइंट से डाउनफॉल की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना, दैट इज नोन एज एंटी क्लाइमेक्स। दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है, इसमें क्या है, बस ये फोर्थ एक्ट से स्टार्ट होता है, और यदि कहीं एंटी क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है जहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स नहीं दिया होगा तो कैटास्ट्रॉफी भी हो सकता है। अगला देखते हैं, अगला है एलेग्री। एलेग्री किसे कहते हैं, इट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। क्या होता है, मेटाफर का ही एक रूप होता है, इन विच अ सिम्बॉलिक स्टोरी इज टोल्ड। एलेग्री भी क्या होता है, मेटाफर की तरह ही होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसमें कि एक सिम्बॉलिक मतलब काल्पनिक स्टोरी को बताया जाता है। जैसे जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलेग्री। जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, एक तरीके की एलेग्री है। मेटाफर में क्या होता है, एक की दूसरे से तुलना करना, लेकिन डायरेक्ट कह देना, एक को दूसरे का नाम दे देना, दैट इज नोन एज मेटाफर। और एलेग्री भी क्या है, किसी सिंबॉलिक स्टोरी को किसी
चीज़ को किसी सिंबॉलिक से कंपैरिजन कर देना और विदाउट एनी कंपैरिजन वर्ड, दैट इज नोन एज एलेगरी। जैसे फेरी क्वीन, अ मास्टरपीस ऑफ एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन भी क्या है, एक एलेगरी है, जो कि एक मोरल एंड रिलीजियस एलेगरी है। फेरी क्वीन क्या है, मोरल एंड रिलीजियस एलेगरी है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियान की, ये भी क्या है, एक एलेगरी है। अगला देखते हैं 9th में है अल्यूजन। अल्यूजन मीन्स होता है वैसे संकेत। अल्यूजन मीन्स क्या होता है, अल्यूजन मीन्स होता है संकेत। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब किसी को रेफरेंस देना, संकेत करना। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर आर आर्ट। अल्यूजन क्या है, अल्यूजन है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ प्लेस, पर्सन और अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर आर आर्ट। किसी लिटरेचर, किसी आर्ट के बारे में इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, दैट इज नोन एज अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है संकेत। क्या होता है, संकेत। अगला देखते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है, एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी और फैलेसी। फैलेसी मीन्स क्या होता है, कल्पना होता है। ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी और फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी इज अ वर्ड, फ्रेज और स्टेटमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग। एम्बिग्यूअस वर्ड्स और स्टेटमेंट्स लीड टू वैगनेस, मतलब नॉट क्लियरनेस, एंड कन्फ्यूजन, एंड शेप द बेसिस फॉर इंस्टेंस ऑफ अनइंटेंशनल ह्यूमर। अब यह एम्बिग्विटी या फैलेसी क्या है, एक तरीके की कल्पना है जो कि किसी फ्रेज को, किसी स्टेटमेंट को विच कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग, जो कि दो मीनिंग देता है, तो दो मीनिंग के वजह से वो कन्फ्यूजन में रखता है। एम्बिगस मतलब कि द स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर एंड मेक ऑलवेज कन्फ्यूज, दैट इज नोन एज एम्बिग्यूअस। या और वो क्या है कि वो एम्बिग्विटी क्रिएट कैसे जाती है, अनइंटेंशनल होती है, अनइंटेंशनल ह्यूमर होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, एम्बिग्विटी मतलब कि नॉट क्लियर या वेगनेस जिसमें क्रिएट हो और ह्यूमर क्रिएट करे, दैट इज नोन एज एम्बिग्विटी। इट इज एम्बिग्यूअस टू से आई रोड अ ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामाज बिकॉज इट मे लीड अस टू थिंक द हॉर्स वॉज वियरिंग पजामाज। अब यदि हम कहते हैं इट इज़ एम्बिग्यूअस टू से, यदि हम कहते हैं आई रोड अ ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामाज, तो आई रोड मतलब आई रोड अ ब्लैक हॉर्स, मैंने एक ब्लैक घोड़े की, काले घोड़े की सवारी की इन रेड पजामाज। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्लियरिटी नहीं है कि इट मे लीड्स अस टू द वर्स horse was wearing red pajama. The sentence becomes clear when it is structured wearing red pajama I rode a black horse. यदि ये सेंटेंस क्या है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में लिखा होता कि वियरिंग रेड पजामा, मैंने रेड पजामा पहनकर आई रोड अ ब्लैक हॉर्स, रेड पजामा पहने हुए मैंने काले घोड़े की सवारी की, तो यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, फैलेसी नहीं होती, एम्बिग्विटी नहीं होती, क्लियर स्ट्रक्चर होता और हमें समझ में आता कि हॉर्स रेड पैजामा नहीं पहना हुआ है, जो द पर्सन हु आर राइडिंग द ब्लैक हॉर्स, दैट इज वियरिंग, दैट पर्सन हैज वियर्ड ब्लैक रेड पजामा। बट जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं आई रोड अ ब्लैक हॉर्स, मैंने एक ब्लैक हॉर्स की सवारी की इन रेड पजामा में, तो यहाँ पे क्या है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या रेड पजामा जो है वो ब्लैक हॉर्स ने पहना रखा है या सवारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनक्लियर है, दैट्स वाई यहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। अगला देखते हैं, अगला है एनाग्नोसिस। देखते हैं एनाग्नोसिस क्या होता है। अ मोमेंट इन अ प्लॉट और स्टोरी, स्पेसिफिकली अ ट्रेजिडी, किसी स्टोरी में, किसी प्लॉट में या किसी ट्रेजिडी में, वेयर द मेन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेज ऑफ आइडेंटिफाइज हिज या हर ट्रू नेचर। एनाग्नोसिस
एनाग्नोरोसिस वो होता है जहाँ पे किसी प्लॉट में, किसी स्टोरी में या किसी ट्रेजिडी में कोई कैरेक्टर पर्टिकुलरली अपने नेचर, अपने वास्तविक स्वभाव की वजह से पहचाना जाता है, दैट इज नोन एज एनाग्नोरिसिस। और दैट ऑफ द अदर कैरेक्टर्स ट्रू आइडेंटिटी or discovers true nature of his situation or that of others, leading to the resolution of the story, that is known as एनाग्नोरोसिस। एनाग्नोरोसिस क्या हो गया कि किसी प्लॉट में, किसी स्टोरी में या किसी ट्रेजेडी में वो कैरेक्टर, कोई भी मेन कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो कि अपनी आइडेंटिफाइज किया जाता है, पहचाना जाता है अपनी ट्रू नेचर, अपने वास्तविक स्वभाव की वजह से, दैट इज एनाग्नोरोसिस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लीडिंग टू द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, एरिस्टोटल डिस्कस्ड एनाग्नोरिसिस इन हिज पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने अपनी एक प्ले है इनका, पोएटिक्स करके है, उसमें एनाग्नोरिसिस का क्या होता है उसका डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगला देखते हैं। तो एनाग्नोरिसिस क्या हो गया, एनाग्नोरिसिस क्या हुआ, किसी भी स्टोरी में या ट्रेजेडी में अगर कोई, जैसे इयागो क्या है, वो अपने ट्रू नेचर की वजह से जाना जाता है। जहाँ भी इयागो आता है दैट इज क्या है, वो एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है, तो वो अपने ट्रू नेचर की वजह से पहचाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने वास्तविक स्वभाव की वजह से स्टोरी में जाना जाए, दैट इज नोन एज एनाग्नोरोसिस। अगला देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अदरवाइज अनलाइक। एनालॉजी दो ऐसी चीज़ों के बीच में तुलना होती है जो कि एक दूसरे के जैसे नहीं है, जिसमें दोनों में सिमिलरिटी नहीं होती, नॉट लाइक दैट। जैसे सिमिली में क्या होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में दो चीज़ों का के बीच में कंपेयर होता है, कंपैरिजन होता है, जिसमें कि उनमें कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है और कुछ वर्ड ऐसे यूज किए जाते हैं दैट शोज दैट कि उसमें कुछ ये एज लाइक एज या के जैसा। जबकि एनालॉजी में क्या है कि दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है जो कि इसमें जिनमें कोई समानता नहीं होती है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग चीज़ों की तुलना की जाए और स्पष्ट करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, दैट इज नोन एज एनालॉजी। द ड्रेस इज एज वाइट एज स्नो। अब जैसे ड्रेस को उतना सफ़ेद कहा गया जितना कि बर्फ हो। अब दोनों में कोई समानता नहीं है, ड्रेस एक अलग चीज़ है और बर्फ एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एकदम अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन समानता इसमें क्या है, वाइट की तुलना, ये भी वाइट होता है, स्नो भी वाइट होता है और ड्रेस भी वाइट है, तो दोनों के वाइट की तुलना की गई है, तो दैट इज नोन एज एनालॉजी। क्या हो गया, एनालॉजी। और अगर ये सिमली का एग्जाम्पल दे दे और एज लाइक एज दे दे, तो वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकता है। अब देखते हैं एनाफोरा क्या होता है। एनाफोरा इन राइटिंग और स्पीच द डेलिबरेट रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट इज नोन एज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का स्टार्टिंग लाइन का बार बार रिपीट होना, दैट इज नोन एज एनाफोरा। मतलब कोई एक लंबा वाक्य है जिसका कि कुछ पार्ट, स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा जो है हर सेंटेंस में, हर फुल स्टॉप के बाद या हर कॉलन के बाद रिपीट होता है, दैट इज नोन एज एनाफोरा। जैसे है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे रिपीटेशन किसका हो रहा है, इट वॉज। इट वॉज का कंटिन्यू रिपीटेशन होता चला जाएगा, दैट इज नोन एज एनाफोरा। क्या हो गया, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। एनाफोरा होता है वो जो कि किसी स्पीच में, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग के कुछ हिस्से का, कुछ पार्ट का बार बार रिपीटेशन, दैट इज नोन एज एनाफोरा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम,
it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. अब यहाँ पे देखते हैं कि रिपीटेशन किसका है, क्या है, किसी सेंटेंस के बिगनिंग पार्ट का कुछ वर्ड का रिपीटेशन इज नोन एज एनाफोरा. अब यहाँ पे इट वॉज द और फिर it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, and it was the epoch of incredulity. तो यहाँ पे क्या है, it was का बार बार रिपीटेशन हुआ है, it was the का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है. दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं या लिटरेरी टर्म्स होगा. अगला देखते हैं 14 है एनेक्डोट. एनेक्डोट क्या होता है, अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. एनेक्डोट एक छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है और एन अम्यूजिंग इवेंट ऑफन प्रपोज टू सपोर्ट और डिमॉन्स्ट्रेट सम पॉइंट एंड मेक रीडर एंड लिसनर्स लाफ. कोई ऐसी इंटरेस्टिंग छोटी स्टोरी या अम्यूजिंग स्टोरी दैट क्या है, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करती है, क्या किसी चीज़ को इंडिकेट करती है और वहाँ पे क्या करती है, रीडर्स को, लिसनर्स को क्या करती है, हंसने के लिए मजबूर करती है. इतनी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज नोन एज एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स आर स्टोरीज स्पोकन रेदर देन रिटन डाउन. तो एनेक्डोट जो है जनरली ऐसी स्टोरीज को बोलते हैं जो कि लिखने से ज़्यादा क्या होता है, वो स्टोरी क्या है, स्पोकन होती है, बोली जाती है, पढ़ी जाने वाली है, रीडिंग की जाने वाली स्टोरी है, नॉट रिटन स्टोरी. दैट इज नोन एज एनेक्डोट. ऐसे ही क्या होता है, एक होता है क्लोजेट ड्रामा. वो भी क्या होता है, ड्रामा टू बी परफॉर्म, या ड्रामा टू बी रीड और परफॉर्म, नॉट टू राइट. तो क्लोजेट ड्रामा जो होता है दैट इज एज लाइक एनेक्डोट, जो कि इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरी होती है, अम्यूजिंग स्टोरी होती है, जो कि लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देती है. इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, दैट इज नोन एज एनेक्डोट्स. और ये जनरली स्पोकन स्टोरी होती है, रीडिंग स्टोरी होती है, ना कि राइटिंग होती है. अगला देखते हैं 15 एंटागोनिस्ट. Antagonist and protagonist are the major part of any tragedy, play and novel and story. तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है, किसी प्ले का, किसी ट्रेजेडी का या नॉवेल का जो विलेन होता है या मेन अपोजिट कैरेक्टर होता है, हीरो का मेन अपोजिट कैरेक्टर, दैट इज नोन एज एंटागोनिस्ट. देखते हैं, एन एंटागोनिस्ट इज अ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और कॉन्सेप्ट दैट स्टैंड्स in or represents a position against which the protagonist must contend. In short, it refers to the villain of the story who fights against the protagonist या hero. तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया कि प्रोटागोनिस्ट क्या होता है. प्रोटागोनिस्ट इज द अपोजिट कैरेक्टर या द वन हु from the beginning to the end stand against the protagonist या stand against the hero of the story, that is known as antagonist. जैसे कि आइगो है उस विलियम शेक्सपियर में, और जैसे हेमलेट में, तो हेमलेट क्या है, प्रोटागोनिस्ट है, और उसका चाचा जो उसके फादर किंग हेमलेट को मारा रहता है, तो वो कह सकते हैं एंटागोनिस्ट है. तो एंटागोनिस्ट जनरली विलेन ऑफ द स्टोरी या मेन अपोजिट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, हीरो ऑफ द स्टोरी. अब देखते हैं क्लाइमेक्स और फिगर ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं. क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी टर्म्स में भी आता है. क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इसे बोलते हैं स्टेयर. क्या बोलते हैं, स्टेयर भी बोलते हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि किसी घटना का, किसी सेंटेंस का, वर्ड का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है दैट इज नोन एज क्लाइमेक्स. अब बोलते हैं क्लाइमेक्स क्या होता है, पिक पॉइंट भी बोल सकते हैं. क्लाइमेक्स हमारा क्या हो गया, पिक पॉइंट बोल सकते हैं या टॉप पॉइंट बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट और इंटेंसिटी, दैट इज नोन एज क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स इज अ ग्रीक टर्म मीनिंग लैडर. लैडर मीन्स क्या होता है,
लैडर मीन्स हो गया हमारा सीढ़ी, लैडर मीन्स क्या हो गया, सीढ़ी मीन्स ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या ऐसे जाता है क्लाइमेक्स, और एंटी क्लाइमेक्स उसका ठीक अपोजिट होता है, ऐसे आता है। ये हो गया क्लाइमेक्स, ये हो गया हमारा पिक पॉइंट, और ये हो गया एंटी क्लाइमेक्स, मतलब डाउनफॉल या स्टेयर डाउन या डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द क्लाइमेक्स इज नोन एज एंटी क्लाइमेक्स। तो आइए क्लाइमेक्स को डिफाइन करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और इंटेंसिटी इज नोन एज क्लाइमेक्स। Climax, a Greek term meaning ladder, is that a particular point in a narrative at which the conflict or tension hits the highest point। मतलब किसी नैरेटिव का, कॉन्फ्लिक्ट का या किसी खुशी का ऐसा पॉइंट या किसी घटना का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नोन एज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ प्लॉट एंड इज at times referred to as a crisis। अब एग्जाम्पल देखते हैं। I fall, I faint, I die। क्या है? I fall, I faint, I die। मैं गिरा, फिर बेहोश हुआ, फिर मर गया। तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट घटना क्या है? गिरा। उससे बड़ी चीज़ क्या हुई कि वो बेहोश हो गया, और सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, पिक पॉइंट क्या है कि वो डेथ हो गई। तो छोटे से कम इम्पोर्टेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस की तरफ जाना इज नोन एज क्या? क्लाइमेक्स। मतलब ये छोटा लॉस था, आई फॉल छोटा लॉस है, आई फेंट उससे भी बड़ा लॉस है, और डाई उससे भी बड़ा लॉस है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना क्या हो गया? क्लाइमेक्स हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही लॉस्ट हिज वन हैंड, टू लेग्स एंड हिज लाइफ। अब क्या है, सबसे अगर देखा जाए कि उसने अपना जीवन ही खत्म कर दिया, तो ही लॉस्ट हिज वन हैंड नहीं रहता तो उसका काम चल जाता। टू लेग्स, उससे ज़्यादा, वन हैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टू लेग्स है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका जीवन है। तो उसने सबसे पहले छोटी घटना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, दैट इज नोन एज क्या? क्लाइमेक्स। ये पिक पॉइंट है। अब अगला देखते हैं लिटरेरी टर्म एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स इज द फिगर ऑफ स्पीच एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स जिसे कि बैथोज नाम से भी जाना जाता है, दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन टीआरई 3.0 इन क्या कैंसिल एग्जाम के बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि व्हाट इज नोन एज बैथोज। तो बैथोज को क्या कहा जाता है? एंटी क्लाइमेक्स भी कहा जाता है। एंटी क्लाइमेक्स आल्सो नोन एज बैथोज, इट इज अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स हमारा ऐसे हो गया, और एंटी क्लाइमेक्स का उसका ठीक अपोजिट हो गया। ये पिक पॉइंट से डाउन की तरफ आना एंटी क्लाइमेक्स होता है। अब देखते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच statements or events happen or written in descending order or downfall of situation is anticlimax। एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब किसी घटना का, किसी सिचुएशन का या इवेंट का या इंसिडेंट्स का होना जो कि टॉप से बॉटम की तरफ आना, दैट इज नोन एज एंटी क्लाइमेक्स। जैसे देखते हैं, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज फ्रेंड एंड हिज फैंस। अब कोई अगर इन तीनों में से कोई तीनों को खोता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? उसकी फैमिली होगी। देन आफ्टर उससे कम, उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट उसके फ्रेंड होंगे, और उससे थोड़ा कम होंगे उसके फैंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? फैमिली है। तो ये पिक पॉइंट है। तो इम्पॉर्टेंट, कम इम्पॉर्टेंट, उससे कम इम्पॉर्टेंट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। ही लॉस्ट हिज लाइफ, टू लेग्स एंड वन हैंड। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? लाइफ है। तो लाइफ, फिर दो लेग, फिर वन हैंड। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। किसी भी घटना का क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। मैं गिरा, मैं मर गया, फेंट हुआ और फॉल। तो ये भी क्या है? आई फॉल, आई फेंट, आई डाई होता तो क्या हो जाता? तब ये क्या हो जाता? ये ऑर्डर क्या हो जाता? क्लाइमेक्स हो जाता। और ये क्या है? एंटी क्लाइमेक्स है। अगला देखते हैं। अगला है कैकोफनी। कैकोफनी क्या होता है? कैकोफनी होता है हार्श साउंड या अनप्लीजेंट साउंड कह सकते हैं, दैट इज नोन एज कैकोफनी।
कैकोफनी वर्ड प्रोड्यूसिंग अ हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड, मतलब कोई ऐसा शब्द जिसके पढ़ने से अनइंटरेस्टेड लगे, अनप्लेजेंट सा प्रतीत हो, दैट इज नोन एज कैकोफनी फिगर टर्म्स. द टर्म रिफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स दैट शार्प, हार्श, हिशिंग एंड अनमेलोडियस, जो कि हार्श हो, हिसिंग हो, मतलब कान में चुभने वाला हो, जो कि प्लीजेंट फीलिंग न दे. अनमेलोडियस मतलब मधुर न हो, मधुर आवाज़ न हो. प्राइमरली दोज ऑफ कॉन्सोनेंट्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट दिया है, जैसे वो कॉन्सोनेंट्स जिनके आवाज़ में ही क्या हो, मीठापन ना हो, मेलोडियस साउंड ना हो, दैट इज नोन एज कैकोफनी. अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका. एग्जाम्पल है आई डिटेस्ट वॉर बिकॉज कॉज ऑफ वॉर इज ऑलवेज ट्रिवियल. अब यहाँ पे दो वर्ड हैं जो कि सेम साउंड दे रहे हैं. क्या है? बिकॉज एंड कॉज. क्या है? बिकॉज एंड कॉज. ये दोनों वर्ड बिकॉज और कॉज एक दूसरे के एडजेसेंट आए हैं और दोनों सेम साउंड दे रहे हैं, कॉज और कॉज. और ये क्या है? अनप्लीजेंट प्रतीत हो रहे हैं. अनप्लीजेंट, इनके साउंड से जैसे लग रहा है कि इनका सेटिंग सही नहीं है या इनको सही तरीके से नहीं लिखा गया है, दैट इज़ नॉट एट द प्रॉपर प्लेस कि वो प्लीजेंट साउंड दें. तो बिकॉज एंड कॉज फील्स या क्रिएटिंग मेलोडियस साउंड, या कह सकते हैं कि हरास साउंड दे रहे हैं यहाँ पे. दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैकोफनी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा. अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है? बिकॉज और कॉज जो कि हरास साउंड दे रहा है. द पार्ट बिकॉज एंड कॉज इज अ कैकोफनी एज बिकॉज इज फॉलोड बाय द वर्ड कॉज दैट हैज़ अ सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग. दोनों की मीनिंग डिफरेंट है. जनरली इट साउंड्स अनप्लेजेंट एज द सेम साउंड इज रिपीटेड इन टू डिफरेंट वर्ड्स. दो डिफरेंट वर्ड में सेम साउंड रिपीट हो रहा है और दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, और जनरली यहाँ पे पढ़ने पे क्या है, वहाँ पे अनप्लेजेंट साउंड फील हो रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे ये क्या हो गया? कैकोफनी हो गया. एंड है आगे कैथारसिस. कैथारसिस मीन्स होता है प्योरिफिकेशन. प्योरिफिकेशन या बोल सकते हैं परगेशन. परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर of emotion. Purgation or purification of pity and fear of emotion, that is known as catharsis. आइए देखते हैं कैथारसिस क्या होता है. प्योरिफिकेशन या परगेशन ऑफ इमोशंस होता है. अ परगेशन ऑफ इमोशंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ अ ट्रेजेडी इज परगेशन ऑफ इमोशंस थ्रू पिटी एंड फियर और एंड टेरर इज नोन एज कैथारसिस. मोस्टली क्या पूछा जाता है? कैथारसिस रिलेटेड टू. अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है, कैथारसिस रिलेटेड टू. तो कैथारसिस ऑलवेज रिलेटेड टू क्या? ट्रेजेडी. TRAGEDY. यानी कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी. ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैथारसिस इज रिलेटेड टू और मीनिंग ऑफ कैथारसिस. तो परगेशन और प्योरिफिकेशन देता है, या परगेशन देता है, या प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड फियर, या पिटी एंड टेरर. आगे देखते हैं. अ कैथारसिस इज एन इमोशनल डिस्चार्ज थ्रू विच one can achieve a state of moral or spiritual renewal or achieve a state of liberation from anxiety and stress. मतलब इमोशन का प्योरिफिकेशन या परगेशन होता है जिसके थ्रू आदमी उसके अपनी चिंता से, एनेक्सिटी से और स्ट्रेस से क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, मतलब क्या थोड़ा फ्री हो जाता है. दैट इज नोन एज कैथारसिस. अगला देखते हैं कैरिकेचर. जनरली कैरिकेचर रिफर्स टू अ फनी कार्टून दैट क्रिएट मतलब जो कि क्या करता है, फनी एग्जिग्रेटेड मैनर को शो करता है. तो जनरली कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर होता है एक तरीके का फनी कार्टून. कैरिकेचर इज अ फनी कार्टून विच क्रिएट
फन या ह्यूमरस एक्टिविटी, दैट इज नोन एज कैरिकेचर. Caricature is a verbal description exaggerated and distorted for comic effect. Caricature जो होता है किसी स्टोरी में, किसी प्ले में एग्जिक्रेटेड करने के लिए, किसी चीज़ को हास्यास्पद बनाने के लिए, किसी चीज़ को वर्बली डिस्क्राइब करने के लिए, हास्यास्पद बनाने के लिए, ह्यूमरस बनाने के लिए कैरिकेचर का यूज़ किया जाता है, यानी फनी कार्टून्स का यूज़ किया जाता है. कैरिकेचर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड यूजेबल विजुअल आर्ट्स where particular aspects of subject and exaggerated to create a silly or comic effect. मतलब कोई मूर्खतापूर्ण या कॉमिक इफेक्ट या ह्यूमरस चीज़ें डालने के लिए बीच बीच में किसी प्ले में कैरिकेचर का यूज़ किया जाता है. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लास्टिक इलस्ट्रेशन और अ पोर्ट्रेयल बेस्ड ऑन एग्जिग्रेशन ऑफ द नेचुरल फीचर्स विच गिव्स अ ह्यूमरस टच टू द सब्जेक्ट, जो उसके सब्जेक्ट को, उसके थीम को ह्यूमरस टच देता है या एग्जिग्रेट करता है या फनी बनाता है. दैट टाइप ऑफ कार्टून्स एंड एनिमेशंस आर नोन एज कैरिकेचर. तो आज का ये लास्ट टर्म था कैरिकेचर. तो आज हमने कुल कितने पढ़े? 20 पढ़े फिगर्स, लिटरेरी टर्म्स. प्रोलॉग पढ़ा, एपीलॉग एंड एपिथेट. एपिथेट क्या होता है? किसी पर्सन को रिफर करने के लिए जो उसके लिए यूज़ होते हैं वर्ड एज अ फ्रेज या एडजेक्टिव, दैट इज़ नोन एज एपिथेट. एपिटैफ क्या हो गया? वो वर्ड जो कि किसी की समाधि पे लिखे जाते हैं उसके सम्मान में, दैट इज़ नोन एज एपिटैफ. कियास्मस क्या हो गया? वर्ड का किसी भी क्लॉज या सेंटेंस के वर्ड का उसके ठीक अपोजिट करके रिपीटेशन करना कियास्मस हो गया. कार्प डाइम होता है सीज ऑफ द डे. और कार्प डाइम में जनरली क्या बताया जाता है कि जीवन बहुत छोटा है. मतलब उसके स्टोरी में, उसके प्ले में या पोएम में ये बार बार इम्फेसाइज किया जाता है कि टाइम बहुत तेज़ी से चल रहा है. सो प्रेजेंट टाइम को हमेशा प्लेजेंट बनाइए और जीवन बहुत छोटा है. कैटास्ट्रॉफी क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफी हो गया टर्निंग डाउनवर्ड एज लाइक क्या? एंटी क्लाइमेक्स. एलेगरी क्या होता है? एलेगरी जो होता है मेटाफर की तरह एक क्या होता है? सिम्बॉलिक वो होता है, सिंबॉलिक स्टोरी होती है. फिर है अल्यूजन, एम्बिग्विटी, एनाग्नोरिसिस. एनाग्नोरिसिस में हम लोग क्या पढ़े कि ये क्या होता है? स्टोरी स्पेसिफिकली अ ट्रेजेडी वेयर द मेन कैरेक्टर रिकॉग्नाइज. कोई भी मेन कैरेक्टर अपने ट्रू नेचर की वजह से जाना जाता है. तो आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, कुल मिला के 20 लिटरेरी टर्म्स पढ़े. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के साथ और लिटरेरी टर्म्स के साथ. और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और आगे से हम करेंगे कुछ MCQ जो कि TGT PGT और BPSC TRE 4.0 के लिए, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.